चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 117। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख था? तो कितने वर्गों का उल्लेख था? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 7। वे ब्राह्मण जो उच्च वर्ग यानी दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर, सैनिक, पर्यवेक्षण, प्राशर्द और मूल्यांकनकर्ता थे। अन्य विदेशी यात्री और उनकी पुस्तकें। अल-बरूनी जिसकी पुस्तक किताब उल हिंद है और इब्न तुता जिसकी पुस्तक रहेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहते थे? तो क्या कहते थे? अश्वाध्यक्ष। मौर्य साम्राज्य के अधिकारी। मंत्री, मुख्यमंत्री, सेनापति, मुख्य सेनापति, युवराज, राजकुमार, शुल्काध्यक्ष, शाही आय का प्रभावी अधिकारी, प्रशासित कारागार का प्रमुख, कोषाध्यक्ष, कोष का प्रमुख और व्यवहारिका यह है मुख्य न्यायाधीश, दंडपाल, प्रमुख पुलिस, अनुपाल यानी खाद्यान्न विभाग का प्रमुख, प्रादेशिक जो जिला प्रशासक हो, हस्ताध्यक्ष जो हाथी वाहिनी का मुख्य सेनापति है, रथाध्यक्ष जो रथ वाहिनी का मुख्य सेनापति हो और नायक नगर सुरक्षा अधिकारी को नायक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। डैश में पाई गई मौर्य स्तूप की राजधानी को सिंह राजधानी यानी लायंस कैपिटल के नाम से भी जाना जाता था। तो किसको जाना जाता था? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सारनाथ। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। सारनाथ लायन कैपिटल। धर्मचक्र परिवर्तन या बुद्ध के पहले उपदेश की स्मृति में अशोक द्वारा लगभग 250 ईसा पूर्व बनवाया गया था। सारनाथ में अशोक का सिंह स्तंभ भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक है। शिलालेख सत्यमेव विजयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैनिक संगठन का संक्षिप्त विवरण देता है? तो कौन सा देता है? ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र। यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए। अर्थशास्त्र यह प्रमुख रूप से शासन काल के सिद्धांतों और अभ्यास पर केंद्रित था जो कौटिल्य यानी चंद्रगुप्त या विष्णुगुप्त द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानमंत्री थे, यानी बृहत संहिता जो कि ब्रह्ममहिर द्वारा लिखी गई, मतलब जो प्रधान और उनकी पुस्तकें, जैसे कि बृहत संहिता ब्रह्ममहिर द्वारा लिखी गई। यह वास्तुकला, मंदिरों, ग्रहों की गति और ग्रह समय निर्धारण, ज्योतिष और गणित पर एक विस्तृत अध्ययन है। नीतिशा यह कामोद्दीकी द्वारा लिखित एक राजनीतिक और शासन कल्याण पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। शूलभ सूत्र यह यज्ञ वेदी भवन से संबंधित ज्यामिति प्रदान करता है और श्रोत्रता संस्कार का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मौर्य द्वारा नागार्जुन गुफा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को दान में दी गई? तो किसको? आजीविका संप्रदाय को। इसकी स्थापना गोसाल मत्स्यपुत्र ने की थी। यह इस दर्शन पर
आधारित है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के मामलों को नित्य नामक एक ब्रह्मांडी शक्ति द्वारा आदेश दिया गया था, जो किसी व्यक्ति के भविष्य साहित्य सभी घटनाओं को निर्धारित करती थी। 7 गुफाओं का निर्माण मौर्य काल में आजीविका संप्रदाय के लिए किया गया। बाबर की गुफाएं, यहाँ पर देखेंगे बाबर की गुफाएं। कर्ण चौपड़, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा और विश्वामित्र यानी विश्व झोपड़ी, इसको विश्व झोपड़ी गुफा कहा जाता था। नागार्जुन गुफाएं कौन कौन सी थी? गोपी गुफा, ब्रह्मार्क गुफा और वेदांतिका गुफा। ये कौन सी थी? ये नागार्जुनिक गुफाएं थी। नेक्स्ट देखेंगे, अशोक के अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो कौन सा नहीं था? इंद्रप्रस्थ। इसका सॉल्यूशन देखिए, इंद्रप्रस्थ। जेम्स प्रिंस ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। अशोक के ये शिलालेख बौद्ध धर्म के प्रथम मूर्त शासकीय हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? तो कितने थे? 5 प्रमुख केंद्र थे। यहाँ पर देखिए 5 अशोक के प्रमुख शिलालेख फर्स्ट, जिसमें पशुवध पर प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरा शिलालेख जिसमें दक्षिण भारत के चोल, पांड्य, सत्यपुर और केरल पुत्र साम्राज्य का वर्णन करता है। शिलालेख 4, यह समाज पर धम्म का प्रभाव है। शिलालेख 8, यह अशोक की बोध गया और बोध वृक्ष की पहली धम्म यात्रा का वर्णन करता है। शिलालेख 13, यह कलिंग पर अशोक की विजय का उल्लेख करता है, जिसमें ग्रीक राजाओं जैसे एटियोकस, टोलेमी, एंटिगोनस, मगध, अलेक्जेंडर और चोलों और पांड्यों पर अशोक के धम्म की जीत, यह सबसे बड़ा शिलालेख है। इसमें कंबोज, नाभाग, भोज और आंध्र का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा गया था? तो किसको कहा गया था? यह बिंदुसार को कहा गया था। इसका सॉल्यूशन देखें, यहाँ पर बिंदुसार, वह चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और भारत के दूसरे मौर्य साम्राज्य सम्राट थे, जिसका शासनकाल 297 ईस्वी से 273 ईसा पूर्व तक रहा। इन्होंने अमित्रोचेटस, जो कि ग्रीक भाषा में थी, या अमित्रघात, जो कि संस्कृत में लिखा गया था, के नाम से भी, मतलब इसको ग्रीक में कहा जाता है और उसको संस्कृत में कहा जाता है, के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सभी शत्रुओं का हत्यारा या सभी शत्रुओं का विनाश या शत्रुहीनता। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे दक्षिण छोर पर स्थित था? तो कौन सा था? यह ब्रह्मगिरी। तो यह था ब्रह्मगिरी। मौर्य साम्राज्य की संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना है। मौर्य साम्राज्य के 3 महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त, उसके पुत्र बिंदुसार और
बिंदुसार का पुत्र अशोक। अशोक के स्तंभ पर महत्वपूर्ण जानवर होते हैं, देख लो। सारनाथ स्तंभ, यह वाराणसी में है, जिस पर 4 शेर। सांची स्तूप, यह मध्य प्रदेश में है, यह जिसमें 4 शेर, लेकिन यह टूटा हुआ है। रामपुरव स्तंभ, यह बिहार में है, एकल बैल का चित्र बना हुआ है इस पर। सकिंसा स्तंभ, यह फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है, इस पर एकल हाथी का चित्र है। लोरिया नंदनगर स्तंभ, यह पश्चिमी चंपारण बिहार में है, इस पर भी एकल शेर का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं है? तो किस पर नहीं है? सांची में। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखिए। सांची, यह कई स्तूपों और मठों वाला एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। प्रमुख शिलालेख इलाहाबाद, कंधार, कलिंग, संती, रुमीनदेई, गिरनार, शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा में पाए गए हैं। अशोक का नाम इनमें से केवल 4 स्थानों पर उपयोग किया जाता है। मक्सी अभिलेख में, ब्रह्मगिरी अभिलेख जो कि कर्नाटक में है, गुज्जरा अभिलेख जो मध्य प्रदेश में है, और नैतूर अभिलेख जो कि आंध्र प्रदेश में है। इनमें अशोक के नाम का वर्णन है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या था? यानी अशोक के स्तंभों का उद्देश्य क्या था? तो आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। आपको याद है ना कि जो अशोक है उसने अपने बेटा और बेटी को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, तो उसको देखते हुए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सल्यूशन देख लीजिए पहले। धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। स्तंभों पर तीसरे मौर्य सम्राट अशोक महान, जो कि 268 से 232 ईसा पूर्व तक के आदेश अंकित हैं। 7 स्तंभ शिलालेख हैं। 7वें स्तंभ शिलालेख में धम्म महामंत्रों का उल्लेख है और यह लगभग सभी स्तंभों में सबसे बड़ा या सबसे लंबा स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं माना जाता है? तो कौन सी गुफा को माना जाता है? बराबर और नागार्जुन गुफाओं को। यहाँ पर ये देखिए, बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने आजीविका तपस्वियों के लाभ के लिए किया था। इन्होंने एक ही ठोस ग्रेनाइट ब्लॉक से काटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य काल में से कुछ समय पूर्व लगभग डैश वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू कर दिया। कब किया था उन्होंने? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2400। सम्राट चिन शिहुआंग के 221 ईसा पूर्व के आसपास महान दीवार के निर्माण का उद्देश्य दिया था। इस उद्देश्य साम्राज्य की उत्तरी सीमा को आक्रामक लोगों से बचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्यमित्र, जो कि अंतिम मौर्य सम्राट भद्रथ का सेनापति था, ने
राजा की हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उस वंश का क्या नाम था? तो उस वंश का क्या नाम था? यहाँ पर देखिए शुंग वंश। क्या नाम था? शुंग वंश। शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग, जिसका शासन 1805 से लेकर 73 ईसा पूर्व तक रहा। अंतिम शासक देवभूति था। फिर कण्व वंश के संस्थापक वसुदेव कण्व थे। इसका शासन 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक रहा। अंतिम शासक सुशर्मा, जो कि सातवाहन वंश की स्थापना करता है। कौन? सुमुख। इसके बाद कौन इसकी स्थापना करता है? शिमुख। प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। कौन था? शिमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए डैश को नियुक्त किया था। तो किसको नियुक्त किया था उसने? धम्म महामात्र को। यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। धम्म महामात्र यह तीर्थ प्रशासन में अधिकारियों की सर्वोच्च श्रेणी। कुल 18 तीर्थ थे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे अमात्य, यह उच्च पदस्थ अधिकारी लगभग वर्तमान में जिसको सचिव की तरह होता है। राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण अधिकारी। संहिता, इसको क्या कहते हैं? मुख्य कोषागार। समाहर्त, राजस्व के कलेक्टर जनरल की तरह होता था। युक्ता, साम्राज्य के स्वराज के लिए जिम्मेदार अधीनस्थ अधिकारी है। रज्जुक, भूमि मापन और सीमा निर्धारण के प्रभावी अधिकारी थे। दोस्तों, आज हम इतना ही करेंगे। लाइट जा चुकी है। अगर मैं इससे आगे करूँगी तो आपको सही से दिख नहीं पाएगा। तो हमने 131 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब कल हम 132 से करेंगे। लाइट की वजह से बीच में छोड़ना पड़ रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है और आपको बताने में, पढ़ाने में भी बहुत अच्छे से मन लगता है। तो थैंक यू दोस्तों एंड मोस्ट वेलकम। बाय।